जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे सर, जिस तरीके से इस जंगी हालात में जब पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था और ईरान को, अमेरिका को एक टेबल के ऊपर ले आया, यहाँ पर यूएई ने कहा जी कि आप हमें हमारा जो डिपॉजिट है, हमारे पैसे वो वापस करें। पाकिस्तान ने 2 शिफ्ट्स में उनको आप यूँ कहें पोर्शन में उनको पैसे जो है वापस कर दिए। पाकिस्तान ने ये जो $3.5 बिलियन का मुकम्मल कर्जा वापस कर दिया है। सर, ये कर्जा वापस करना मुईशत के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आप क्या समझते हैं? नया जिस वक्त पाकिस्तान, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा था, जिस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराह रही थी, वहाँ कुछ ऐसी कुव्वतें भी थी वो इस जो है ना पाकिस्तान के इस अमल को, इस पाकिस्तान की जो सालिस के किरदार को वो सबोताज करना चाह रही थी। उसमें सबसे पहले तो हमने इंडिया का घरौना किरदार देखा। देखें, वो वैसे तो कुछ नहीं सकते, वो वहाँ का जो आपने मीडिया को देखा, हमने पहले चंक में जिस तरीके से डिटेल में डिस्कस किया, जिस तरह गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक आपको बिल्कुल एक सफ़े आ रहा, अब बिल्कुल एक आप समझे कि एक सीक्वेंस के साथ आपको डेली बेसिस पे जो भी पाकिस्तान की डेवलपमेंट होती है उसमें से वो नेगेटिव पॉइंट्स निकाल कर वो आपके सामने रखता है, अपनी अवाम के सामने रखता है, और अपनी अवाम को सिर्फ ये धोखा देता है कि पाकिस्तान का किरदार इस वक्त भी मनफी है, लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को इस वक्त सराह रही है। पूरी दुनिया तारीफ़ की नज़रों से पाकिस्तान को देख रही है, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें बिल्कुल इस नज़र आई हैं इस जंग के माहौल के अंदर। इस जंग के माहौल में जहां पूरी दुनिया की मईशत आपको डूबती हुई नज़र आई, उस वक़्त जो है हमने देखा हमारा ये जो बरादर इस्लामी मुल्क जो यूएई है, उसने उस वक़्त पाकिस्तान से पैसे मांगे जिस वक़्त इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया की मईशत डाउन हो चुकी है, पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो चुकी है। इस वक्त जो भी मामला थे फाइनेंशियली हर मुल्क के जो है ना वो बिल्कुल अब कह लें कि बिल्कुल निचली सतह पर आ चुके थे। उस वक्त ये यूएई मेरे ख्याल इस बात की ताक में था कि यूएई के लोग, यूएई की हुकूमत के उस वक्त पाकिस्तान से पैसे मांगे जाएं जिस वक्त पाकिस्तान ये पैसे हमें वापस ना कर सके। तो नया आज जो $3.5 बिलियन का इनका जो कर्जा था, जिसमें $95 मिलियन जो है ना वो 96 में लिए गए थे, और उस पे जो है ना पाकिस्तान 6% इनको शरह सूद के हिसाब से पैसे भी देता आ रहा था। उसके बाद जिस वक्त IMF का पैकेज पाकिस्तान ने लिया, उस वक्त यूएई ने, चाइना ने और सऊदीया ने ये कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान के रिजर्व में $11.5 बिलियन रखे जाएंगे, और ये कमिटमेंट हुई थी उसकी वजह से जो यूएई ने $2 बिलियन पाकिस्तान के अंदर रखवाए थे, और उसके बाद भी कुछ डिपॉजिट करवाया और कुछ इन्वेस्टमेंट की। ये सारे मिला के नायाब तकरीबन $3.5 बिलियन बनते थे। आज पाकिस्तान ने जो उनका $1 बिलियन का कर्जा था वो भी वापस कर दिया, और उनके $3.5 बिलियन हमने उनके वापस कर दिए हैं, वो भी जंगी हालात के दौरान। और उस वक़्त जिस वक़्त पूरी दुनिया की मईशत समझे कि इस वक़्त जवाल का शिकार है और पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो चुकी है, उस वक़्त हमने ये इनको पैसे वापस किए हैं। तो नायाब इसमें जो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वजह ये बनी कि यूएई और जो दूसरे आपको एक बड़ा वाज़े तौर पे एक ट्रायंगल नज़र आ रही है यूएई की, इंडिया के साथ और इसराइल के साथ, एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एक इनके आपस में जो मामला तय हो चुके हैं, उसकी वजह से यूएई ने जिस वक़्त ये ईरान की जंग के दौरान रियाज के अंदर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान यूएई ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बयान ना दिया जाए, आप ईरान की हिमायत करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने रियाज की जो मीटिंग हुई थी, जो वज़राए ख़ारजा की मीटिंग थी, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे इसराइल की मज़म्मत की, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर जुल्म किया, जो बर्बरियत की, जिस तरीके से वहाँ की बच्चियों को शहीद किया गया, उनके लिए आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद किया गया। पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए इसराइल की बड़ी वाज़े तौर पर इनकी जो है ना वो मज़म्मत की। तो इस बात पर यूएई नाराज़ हुआ, और
नाराज़ होने के बाद उसके बाद भी हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां हमें यूएई खड़ा हुआ नज़र आता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान ने वहाँ की एयर बेस पे अपने जहाज़ भेजे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ अपने फ़ौजी भेजे, जिस तरीके से पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक जो है ना डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, उस लिहाज से हम ये भी देखते हैं यूएई और सऊदीया आपस में बिल्कुल समझे कि एक दूसरे के मुखालफ आ चुके हैं। तो नयाब थोड़ा सा मैं आपको ये भी मुख्तसरन बताता चलूँ, यमन में यूएई और जो ना सऊदीया वो बिल्कुल आमने सामने है। सोमालिया में यूएई और सऊदीया आमने सामने है। लीबिया में यूएई और सऊदीया आमने सामने है। इस तरह बहुत सारी जगह पे हमें यूएई जहाँ जहाँ इसराइल के मफादात हैं, यूएई इसराइल के साथ हमें खड़ा हुआ नज़र आता है। और आपको ये एक और ट्राइंगल नज़र आएगी, यूएई, इसराइल और इंडिया, ये आपको एक तरफ नज़र आएंगे। आप यमन के देख लें, यमन की हुकूमत, सऊदीया और आपको पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। लीबिया की आप हुकूमत देख लें और उसके साथ सऊदीया भी खड़ा हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम सोमालिया देख लें, सोमालिया की हुकूमत और सऊदीया की हुकूमत और पाकिस्तान जो है ना वो अलहदा खड़े हुए नजर आए कि वहाँ के जो प्रॉक्सीज हैं, सोमाली लैंड जो इसराइल के कहने पर बना है, इसराइल ने सबसे पहले उसको तस्लीम किया है। वहाँ आपको यूएई, इंडिया और इसराइल आपको उधर खड़े हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहा। यूएई ने पाकिस्तान के साथ जो है ना वो जो ऐसे मुतालबात रखे जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो इस मुश्किल हालात में जिस तरीके से सऊदीया पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ है, सऊदीया ने पाकिस्तान के फाइनेंशियली जो है ना जो भी मामलात हैं उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट की है और पाकिस्तान भी सऊदीया के साथ शाना बशाना सऊदीया के अंदर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के जहाज सऊदीया के साथ जो है ना डिफेंस एग्रीमेंट में है, तो ये आपको एक बरादराना बेहतरीन और दोस्ती की आपको मिसाल नज़र आ रही है। लेकिन मैं यूएई के किरदार को आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जिस तरीके से इन्होंने जंगी हालात के दौरान पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालकर, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनाना चाहे, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बड़ा एक दलेराना फैसला किया था कि हम चाहे कोई हमारी मदद करे या ना करे, हम यूएई के पैसे जो है ना $3.5 बिलियन वो हम वापस करेंगे। तो नायाब ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि ये हमने इनके पैसे वापस कर दिए हैं। अब इनके जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता था इनकी तरफ से, जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाता था, अब मेरे ख्याल ऐसी कोई सूरत हाल हमें मुस्तकबिल में होती हुई नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से यूएई ने पैसे वापस मांगे और सऊदी अरेबिया ने दोस्ती का हक अदा किया, उन्होंने कहा आप जो है ये, उन्होंने उससे डबल रकम जो है वो डिपॉजिट करा दी। खैर सर, यूएस नेवी के सेक्रेटरी को निकाल दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सेक्रेटरी, इनको हटाने के पीछे असल कहानी क्या है? क्या ये ईरान जंग का असर है? नया ये जो यूएई नेवी सेक्रेटरी थे, जॉन फेलन इनका नाम था जी। तो इनके जो सेक्रेटरी वार हैं, जो पीट हेग्सेट, इनके साथ कोई मामला जो है ना वो ख़राब चल रहे थे। तो इनका एक यूएसए का एक प्लान था, शिप बिल्डिंग प्लान। शिप बिल्डिंग प्लान में ये था कि एक नए शिप्स जो है ना वो बनाए जाने थे और उनमें जो है ये पीट हेग्सेट के साथ इनके दरमियान कुछ ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कुछ दिनों से कि ये बिल्कुल जो समझे कि ट्रंप के साथ जो है ना वो डायरेक्ट हो चुके थे। और ये पीट हेग्सेट की वजह से, पीट हेग्सेट आपको पता है जो सेक्रेटरी वार हैं इस वक्त, और जिस तरीके से उनका किरदार हमें नज़र आ रहा है, और ट्रंप के बिल्कुल सबसे जो है ना वो करीबी साथी समझे जाते हैं। तो पीट हेग्सेट ने जिस तरीके से जॉन फेलन को बुलाया और उन्हें कहा कि अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा, तो जॉन फेलन ने जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना इस्तीफ़ा दे दिया। तो
इनकी हम अगर जॉन फेलन की जो थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जॉन फेलन इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनकी हिस्ट्री है, वो कोई मिलिट्री पर्सन नहीं है। ये बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, इनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था। इन्होंने इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर इनकी मदद की थी, इनकी इलेक्शन कैंपेन में मदद की थी, और इनकी इलेक्शन कैंपेन में मदद करने की वजह से, इनका जो सपोर्टिंग करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में इनको नेवी में जो सेक्रेटरी जो है ना वो नेवी लगा दिया। इससे पहले इनका नेवी का कोई तजर्बा भी नहीं था। इनकी सिर्फ काबिलियत ये थी कि ये ट्रंप के करीब थे। इन्होंने जो है इलेक्शन के दौरान ट्रंप की जो सपोर्टिंग रोल थी, जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट की थी, उसकी वजह से 2025 में इनको सेक्रेटरी लगाया गया। और इनका एक प्लान था, शिप बिल्डिंग प्लान। उस प्लान के अंदर इनके जो भी मामला थे पीट हेग्सेट के साथ, वो इख्तलाफात जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गए। आपको पता है पीट हेग्सेट इस वक्त समझे कि डोनाल्ड ट्रंप 2 है, और जो पीट हेग्सेट कह देते हैं वो ही डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं। तो पीट हेग्सेट और इनकी जॉन फेलन की लड़ाई की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे इस्तीफा लिया, और इनकी जो इनके लिए खिदमात थी, जो इलेक्शन के दौरान इनसे फंड्स लिए गए थे, वो बिल्कुल फरामोश कर दिए गए। तो असल वजह ये बनी। और सर अगर हम इसकी जंग की बात करें तो 60% से ज़्यादा तो वहाँ पे अवाम जो है वही इस जंग के ख़िलाफ़ है। तो ये तो अंदरूनी इंतशार तो अब डेफिनेटली सामने आना ही था। अच्छा सर, दुनिया में नए चौक पॉइंट्स है, उनकी जंग का आगाज़ हो चुका है। आप क्या समझते हैं, इसके असरात क्या होंगे? अच्छा नयाब, ये एक ट्रेंड चल चुका है। जिस तरह आबनाए हरमज़ हम देख रहे थे, अभी वो आबनाए हरमज़ वाला मामला ठंडा नहीं हुआ, वो कभी बंद हो जाती है, कभी चल जाती है, कभी वहाँ जहाज़ों को कब्ज़े में लिया जाता है, कभी वहाँ जहाज़ों पर अटैक हो जाता है। अभी दुनिया आबनाए हरमज़ में अभी वो फंसी हुई थी, अभी आबनाए हरमज़ वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था। तो नयाब ये एक और चौक पॉइंट है जिसको आबनाए मुलक्का कहते हैं। अच्छा, ये इंडोनेशिया के पास एक चौक पॉइंट है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, इन तीनों की टेरिटरी ये बनती है। तो कल जो है 22 अप्रैल को मीटिंग हुई है जकार्ता में। तो उस मीटिंग के दौरान उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि इंडोनेशिया को ये जो आबनाए मुलक्का है, इसके ऊपर भी जो है ना वो टूल टैक्स लगाना चाहिए। और आबनाए मुलक्का की मैं इम्पोर्टेंस आपको बता दूं नयाब, दुनिया की 40% ट्रेड इस जो है आबनाए मुलक्का से होती है। और जो सबसे जो इसमें जो समझे कि क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि चाइना का जो 80% ऑयल है वो आबनाए मुलक्का से गुजर के जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़े दिन पहले ये देखा कि इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया। उस बिल के तहत ये था कि इंडोनेशिया की जो फ़ज़ाई हदूद है उनको जो ब्लैंकेट एक्सेस देने जा रहे थे अमेरिकन जहाज़ों को। तो जिस वक्त ये बिल पास होने जा रहा था, ये खामोशी से पास किया जा रहा था, लेकिन ये बात जो है ना वो मीडिया के ऊपर आ गई। उसके बाद इन्होंने वहाँ जो शोर शराबा शुरू होने के बाद कि जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट्स हैं, अमेरिकन जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको जो है ब्लैंकेट एक्सेस दी जा रही है। वो बगैर आए जिस वक्त मर्जी जो है ना वो इंडोनेशिया की फ़ज़ाओं में आ सके। वो असल में वजह ये थी कि अमेरिका जो है वो आबनाए मुलक्का तक एक्सेस चाहता था। अगर ये इंडोनेशिया ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है कि आबनाए मुलक्का पर टूल टैक्स लगाया जाए, तो इसके साथ मलेशिया की भी रजामंदी चाहिए होगी, सिंगापुर की भी चाहिए होगी, और ये तीनों मुल्क मिल के तो अमेरिका की, आपको पता है जिस तरीके से इंडोनेशिया के उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो मिलकर ये अगर ये इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो आप ये समझें कि ये एक नई जो है ना वो चौक पॉइंट की एक नई वार शुरू हो जाएगी। तो अभी ये देखते हैं कि मलेशिया और सिंगापुर इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। और इंडोनेशिया का अभी तो ये सिर्फ जकार्ता में उन्होंने एक प्रपोजल पेश की है। आने वाले दिनों में ये देखेंगे क्या इंडोनेशिया इस अपने जो टूल टैक्स वाले मामलात में ये कामयाब होता है या नहीं होता। अच्छा खैर सर, वक्त की किल्लत है, अभी हम सिर्फ शॉर्ट बताइएगा, डिटेल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे।
आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? नायाब जो मौजूदा सूरत हाल में नज़र आ रही है ना, उसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, जिस तरह अमेरिका की तरफ से बार बार लचक दिखाई जा रही है, तो ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में बड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसराइल और अमेरिका के पास इस वक्त वेपन्स की बहुत ही शदीद किल्लत हो चुकी है। अगर ये उसी तरीके से, ये जिस तरीके से पिछले 4 हफ्तों में इन्होंने जंग लड़ी है, अगर अगले 4 हफ्तों के ये जंग लड़ना चाहते हैं तो उस असले के लिए इनको 5 साल तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये आप ये देखें, बड़ा उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो नशरियाती इदारे हैं, आप CNN की रिपोर्ट देख लें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देख लें, CSIS एक बड़ा मोतबर इदारा है जिसने ये लिखा है कि अमेरिका के पास जो भी असले का ज़ख़ीरा था वो 60 से 70% ख़त्म हो चुका है। अब नायाब देखे, खाली ईरान वाला मामला अमेरिका का नहीं है, अमेरिका यूक्रेन में भी लड़ रहा है, अमेरिका ताइवान में भी लड़ रहा है, अमेरिका साउथ कोरिया में भी लड़ रहा है, अमेरिका को अब ग्रीनलैंड के लिए भी अपने वो चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब भी अमेरिका के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलूँ, जिस तरीके से इनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहुत जल्द ही जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पर आकर ईरान की शर्तों पर जो है ना वो ये समझे कि सारी चीज़ें तस्लीम करके फिर आगे बढ़ेगा। और नाज़रीन, इसी तरीके से बात की जाए तो आगे ट्रंप के ऊपर ये भी प्रेशर है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रेशर है कि इन्होंने जो है वो चाइना का विजिट करना है मई में, और उससे पहले इन्होंने ये सारे जो मामलात हैं इनको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छी है कि हम सुन रहे थे कि अमरीकी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आएगा, ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन ये आ नहीं सके थे। लेकिन अब उनकी जो है आमद मतवक्के है कि आज रात तक वो आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छे की कि अल्लाह ताला खैर करे और ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुफाहमत की तरफ जाएँ और जंग बंदी जो है हमेशा के लिए हो जाए और अमन सुकून पूरी दुनिया में हो जाए। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।